नमस्कार दोस्तों। आज मैं लाई हूं आपके लिए एक राजनैतिक उपन्यास। जी हाँ, यह उपन्यास राजनीति की पृष्ठभूमि पर बुना गया है और इसका नाम है खूंटी और रस्सी। देखिए, प्रतीकात्मक है ये उपन्यास, आप देख सकते हैं। और खूंटी और रस्सी, और इसके रचिता है डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी। आप देख सकते हैं इन्हें, डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी। इनका एक कहानी संग्रह भी मैंने ही उसकी समीक्षा की थी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी ने खूंटी और रस्सी उपन्यास लिखा। यह उपन्यास अयन प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है, हार्डबाउंड में 2021 में प्रकाशित हुआ। मूल्य है मात्र 800 रुपए, पृष्ठ 332। जी हाँ, बहुत बड़ा उपन्यास है, वृहद उपन्यास। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी विवेक जी के बारे में। ये MA LLB PhD हैं, कहानी उपन्यास आलोचना लिखते हैं, 5 पुस्तकें प्रकाशित हैं और इनका अनुभव है फिल्मी दुनिया मुंबई में सहायक निर्देशक एवं पटकथा लेखक का, उसके रूप में इन्होंने संघर्ष किया है। इन्हें अनेक पुरस्कार मिले हैं, अधिवक्ता हैं, स्वतंत्र लेखन है, रीवा मध्य प्रदेश निवासी हैं। जी हाँ, तो आज मैं बात करूंगी खूंटी और रस्सी। खूंटी पर ही रस्सी टांगी जाती है, आप सब जानते हैं। और यह उपन्यास इन्होंने समर्पित किया अपनी मां को। ये कहते हैं कि शतायु पूर्ण कर चुकी मां श्रीमती मानवती द्विवेदी, जो पठन पाठन और लेखन की प्रेरणा रही, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यह उपन्यास सादर समर्पित करता हूं, ऐसा इन्होंने लिखा। और फ्लैप पर लिखा है विकेश निझावन जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार एवं संपादक हैं पुष्पगंधा के। इन्होंने लिखा है, देखिए इन्होंने लिखा है कि डॉक्टर विवेक द्विवेदी का यह उपन्यास भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा है, तथापि इसके चरित्रों की अंतर यात्रा और सामाजिक स्थितियों से साक्षात्काराता संवेदनाओं, संगतियों, विसंगतियों और चुनौतियों से रूबरू होता हुआ समय की वास्तविकताओं, अंतर विरोधों, जटिलताओं और विडंबनाओं को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इन्होंने यह भी लिखा है कि कथा का विरासत के भाव जगाता है। ये सभी एहसास द्विवेदी जी के उपन्यास में मिलते हैं। तो इन्होंने लिखा है ये सब। और विवेक द्विवेदी जी ने लिखा है कि कामत, जो इसका नायक है इस उपन्यास का, इन्होंने लिखा है कि कामत का मानना है कि पथहीन और भ्रष्ट लोकतंत्र काला स्याह पर्वत है, उसके परत दर परत को तराशना होगा, तभी उजास के साथ संयोग संभव है। ये डॉक्टर विवेक जी कहते हैं। और अब मैं थोड़ा सा समीक्षा बताऊंगी। इसमें 26 अध्याय और एक उपसंहार है, कुल 27 भागों में विस्तार पाता उपन्यास राजनीति के रहस्यों को प्याज के छिलकों की तरह परत दर परत उतारता चला गया। इतना नग्न सत्य कि घबराहट हो जाए पढ़ते पढ़ते। सच में मुझे तो घबराहट हो गई कि राजनीति एक दलदल है। सुना पड़ा तो बहुत था, लेकिन इस दलदल में राजनेता ही नहीं धंसते, अभी तो प्रशासन भी गले तक डूबा है। उपन्यास का नायक कामत छोटी जाति से संबंध रखता है, जो नेताजी की सेवा करते करते एक दिन स्वयं नेताजी का दामाद बन गया और एक मंत्री बन गया। वह ईमानदार नेता है और गोलियां खाने के बाद भी ईमानदार बने रहने का प्रण लेता है। यही शक्ति है इस उपन्यास की। जैसा उसने कहा, जैसे अर्जुन की तरह वह विचलित होता है, लेकिन अपने कर्तव्य पथ से विचलित होता है, लेकिन फिर भी शीघ्र संभल जाता है। पर इस संभलने में उसे अपने जीवन साथी को भी खोना पड़ा। दुनिया में बहुत से लोग हैं, उसमें आदमी और जानवर भी हैं, जो बिना खूंटी और रस्सी में के बंधे रहते हैं। जी, उपन्यास की भाषा सरल है, उपन्यास पूरी तरह पाठक को बांधे रखता है। विवेक जी ने बहुत साहस का काम किया है कि राजनीति के बीगड़ में उतरकर घूम घूम कर हर हलचल को कलम की नोक पर लेकर पन्नों पर उतार दिया है, ज्यों का त्यों, जस का तस। सूत्रधार पारिजात के रूप में पत्रकार के कार्यशैली और जोखिम का भी इन्होंने इसमें विवरण किया है, परिलक्षित किया है उसे। मगरमच्छों के रूप में वन माफिया, खदान माफिया के कुकृत्यों का भी पर्दाफाश किया इन्होंने खूब। रेल मंत्री के कुकृत्य भी लिखे हैं। रीवा जिला और पटेहरा गांव की पृष्ठभूमि पर रचा यह राजनीतिक उपन्यास है, जिसके जरिए देश की जाति प्रथा पर भी जमकर स्याही निचोड़ी है इन्होंने। आरक्षण के मुद्दे को भी उठाया। गांव कस्बे में गुंडाई, बेरोजगारी, अनपढ़ता है, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई तो आगे आएगा इसे दूर करने में। मंत्रियों का इसमें कच्चा चिट्ठा खुला है। अवैध खुदाई, अवैध कटाई, आंखें फटी की फटी रह जाती कि ये सब होता है। जिस मुंह को सत्ता का खून लग जाए तो वह उसे चूसे बिना नहीं छोड़ता।
पटेहरा गांव रेल मंत्री का गांव है। मीडिया मालिक ने पत्रकार पारिजात को मंत्री के संघर्ष की सच्चाई जानने के लिए उसे एक प्रोजेक्ट थमाया। कहानी यहीं से शुरू होती है। आज भी लोग खास पूछ के झोपड़े बनाकर रहते हैं, तो ये सब हम शहर वालों को मालूम नहीं कि गांव में कैसा जीवन है, लेकिन देखना चाहिए। ये पत्रकार वहां जाते हैं और कितना कुछ निकाल कर लेकर आते हैं। उसमें 2000 और एक चीज उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि माफियाओं को पूरा राजनीतिक संरक्षण मिला था, इसलिए कई गांव उजड़ गए। ये सच है। राजनीतिक आयोजनों में फालतू खर्च होता है, उससे 2000 लोगों को काम मिल सकता है, लोगों के घर बन सकते हैं। दूसरा, सेकुलर शब्द ने बहुत भ्रमित कर रखा है लोगों को, और कई लोग इसकी आड़ में सीमाओं का अतिक्रमण कर जाते हैं। आरक्षण के लालच में लोग स्वयं को पिछड़ा जाति का साबित करते हैं, लेकिन दूसरी ओर जाति छिपाकर शर्मा या कोई ऊंची जाति का नाम अपने सरनेम जो होता है उसको अपने नाम के साथ चिपकाते हैं। यह भी गलत है। इसमें मैंने एक चीज महसूस किया है कि सरकार तो नीतियां सही बनाती है, लेकिन इसको जो प्रयोग करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, दुष्प्रयोग करते हैं और उपभोग करते हैं, वे लोग गलत हैं। राजनेता जो नीतियां बनाते हैं निस्संदेह लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे बहता है। तो कोई तो आएगा इसे हटाने के लिए, दूर करने के लिए कोई तो आएगा। तो कामत जैसे जो नायक हैं, सच में वही नायक हैं। इसमें इन्होंने एक चीज और बताई है, लिव इन रिलेशनशिप। यह जिम्मेदारी से भागने का दूसरा नाम है। लोभी कामी इसका सहारा लेते हैं, ऐसा मैं भी मानती हूं। माफिया अवैध कमाई करते हैं, देश को लूटते हैं, प्रशासन, नेता, पुलिस। मैं ये मानती हूं कि सभी एक जैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी 50-60% तो लोग ऐसे होते हैं जिनको पावर मिलते ही, सत्ता मिलते ही वे बिल्कुल बदल जाते हैं। लेकिन यदि 5% लोगों के हाथ में सत्ता, ईमानदार लोगों के हाथ में सत्ता, पुलिस या प्रशासन आ जाए, 5% ईमानदार लोग चाहिए, तो इस देश की तस्वीर पूरी तरह से बदल कर रहेगी। और ये देश बहुत तेजी से उन्नति कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामत ने धरपकड़ शुरू की तो रीवा जिले में भूचाल आ गया। तो मुझे नायक फिल्म की भी याद आ गई। गांव में सड़क, बिजली, पानी नहीं पहुंचा, कुटीर उद्योग नहीं लगाए गए। देखिए, विकास की गति तो चल रही है, लेकिन ये जो दीमक है, ये जो दीमक देश को नष्ट कर रहे हैं, इन्हें कैसे दूर करें, ये समस्या आज भी है। आदमी का काम महत्वपूर्ण होता है, जाति नहीं है। पृष्ठ 211 पे इन्होंने लिखा है। खनिज अधिकारी के घरों में सोने की थालियां, सोने के गिलास मिल रहे हैं। देखिए, कहीं तो लोग रोटी के लिए तरसते हैं और कहीं सोने की थालियों में रोटी खा रहे हैं। कामत ने बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। 40 इंजीनियरों के यहां एक साथ छापा पड़ा, अरबों की संपत्ति मिली। और जिस स्कूल के बाबू के यहाँ छापा मारा, वहां करोड़ों रुपए मिले। और उसने 4 डाबरमैन कुत्ते पाले थे, जिन पर हर महीने 50,000 $50,000 खर्च आता था। और 243 पृष्ठ पर इन्होंने एक जगह लिखा है कि कुछों को पैसे की हवस है। ये पैसे की हवस ही तो है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। अब बहुत कहते हैं ना कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनमें इंसानियत जिंदा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार को खुद से लिपटाए हैं, क्योंकि उनका काम, उनका एक मकसद पैसा कमाना है। कोई भी हो सकता है, उससे कोई प्रोफेशन ऐसा नहीं है जो बचा हो। आप किसी को भी ले लीजिए। ज्योतिबा फुले और बाबा साहब को फिर पैदा करना होगा। एक सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। खून बहाना क्रांति नहीं होता, सच है। और उपन्यास ने सच और झूठ को उजागर किया। अब व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह कैसे सच की राह पर चलता है। तो विवेक जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने इतना शानदार उपन्यास, आई ओपनर जिसको बोलते हैं, ये आई ओपनर है। मैं एक 331 पर पढ़ना चाहूंगी। हर व्यक्ति युद्ध सदैव अपने विरुद्ध ही लड़ता आया है। दुश्मन कहीं बाहर से नहीं है, इसलिए उठो और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ। उसके टंकार से धरती कांप उठेगी। तुम्हारी लड़ाई मानव मात्र के लिए नहीं, प्राणी मात्र के लिए होनी चाहिए। फिर अचानक आवाज सुनाई देने लगी थी, उठो कामत उठो, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम वीर हो, तुम वीर हो। तो दोस्तों, खूंटी और रस्सी पढ़िए
और डॉक्टर विवेक द्विवेदी जी को एक बार इनको फिर से बताएं। शुक्रिया दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।